Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany, and we are discussing the botany of class 12 and we are studying the molecular biology part of the class 12th botany, and we have reached up to the second fundamental process that takes place in living organisms, that is the process of transcription. हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक डीएनए स्ट्रैंड को हम या डीएनए सेगमेंट को हम कॉपी करते हैं ताकि हम उससे आरएनए बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हमने डिस्कस किया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कौन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है। हमने डिस्कस किया क्यों एक सेगमेंट या एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉपी होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमने इसका भी डिस्क्रिप्शन किया। तो हमने लास्ट में पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो असल में प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए सिंथेसिस में हिस्सा लेता है, भाग लेता है। हर किसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्रमोटर होता है, एक हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन होता है और हमारे पास जो है टर्मिनेटर होता है। याद रखना स्ट्रक्चरल जीन के दाएं और बाएं साइड, दोनों साइड, दाएं लेफ्ट साइड पे प्रमोटर होता है और राइट साइड पे टर्मिनेटर होता है। यानी स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड ऑन द बोथ साइड्स बाय promoter and terminator respectively, and remember that this promoter is actually the region or it is the DNA segment to which our RNA polymerase, the enzyme that is responsible for synthesis of RNA, binds to this promoter. And remember, this promoter is located towards 5' end of the coding strand, and it is present upstream of the structural gene. And remember, the terminator on the other hand is present on the downstream end of the structural gene and is located towards the 3' end of the coding region, and it is this terminator that brings about the termination of the process of transcription or RNA synthesis. And today we will try to study what is a relation between a transcriptional unit or a gene, and we will try to study what are the various types of RNA, and then we will focus on the process of transcription in case of prokaryotes, that how does this process of transcription takes place in case of prokaryotes. मैंने आपको बताया असल में जो जीन होता है, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। याद रखना जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और हमें ये भी पता है, याद रखना जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और हमें ये पता है ये जीन जो है डीएनए के ऊपर होता है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। याद रखना जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। नो डाउट दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, but it is always difficult to define a gene in terms of DNA sequence, because we are having certain DNA sequences that code for tRNA or ribosomal RNA. These tRNA and ribosomal RNA, they do not code for proteins, but the regions of DNA that code for tRNA and ribosomal RNA, they are also called as gene. They also define gene or they are also called as gene. So इसीलिए मैंने बोला जीन जो है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन्स जो है ये डीएनए के ऊपर होता है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। सो हमारे पास क्या है, साइंटिस्ट ने एक और टर्म यूज किया, दैट टर्म इज सिस्ट्रॉन। सीमोर बेंजर था एक साइंटिस्ट, उसने पहली बार यूज किया टर्म सिस्ट्रॉन का। उसने बोला सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए जीन। रिमेंबर, सिस्ट्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। मैंने बोला जीन जो है, जीन अपने आप फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। सिस्ट्रॉन जो है इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ ए जीन। सिस्ट्रॉन जो है इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। रिमेंबर, that codes for a protein. Cistron is a segment of gene. मैंने बोला cistron is a unit of gene and it is a segment of DNA that codes for
that codes for a polypeptide or that codes for a protein. This is called as cistron. Remember, cistron is functional unit of a gene and cistron is a segment of DNA that codes for a polypeptide or that codes for a प्रोटीन. इसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं. और याद रखना, हमारे पास दुनिया में ऑर्गेनिज्म्स दो तरह के हैं ऑन द बेस ऑफ देयर सेल कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर हैविंग प्रोकैरियोट्स एंड वी आर हैविंग यूकैरियोट्स. रिमेंबर the structural gene in the transcriptional unit. The structural gene in the transcriptional unit. Transcription unit मैंने आपको बताया. इस transcription unit के अंदर, इस transcriptional unit के अंदर मैं इस तरह आपको बताता हूं. ये वाला जो black end है, ये वाला ब्लैक एंड जो है, दिस इज प्रमोटर. ये सारा व्हाइट पोर्शन जो है ये स्ट्रक्चरल जीन है. ये वाला ब्लैक एंड जो है ये टर्मिनेटर है. हर किसी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है ये या तो मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकता है या तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकता है. व्हाट डज वी मीन बाय मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन और पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन? मैंने आपको बताया सिस्ट्रॉन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड. मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन unit is that type of structural gene which codes for only one type of protein or one type of polypeptide. Remember, the structural gene in case of prokaryotes, it is monosistronic because a structural gene always produces only a single type of protein in case of prokaryotes, while as a structural gene in case of eukaryotes is polycistronic. It means that from a single structural gene in a transcriptional unit in eukaryotes, you are going to get more than one type of protein out of it. You are going to produce more than one type of proteins from it. So that is why we make use of term monocisternal and monocistronic or polycistronic structural genes. So cistron is the functional unit of a gene and it is a segment of DNA that codes for a polypeptide or that codes for a protein. And remember the structural gene in a transcriptional unit may be monocistronic or it may be polycistronic. Monocistronic structural gene is that type of structural gene which only codes for a single type of polypeptide, जो सिर्फ एक प्रोटीन, एक किस्म का प्रोटीन बनाता है. ये केस हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में दिया हुआ है. नीट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है किन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर मोनोसिस्टर्नल जीन्स होते हैं, किन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर पॉलीसिस्टर्नल जीन्स होते हैं. हमारे पास जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो पॉलीसिस्टर्नल है. पॉलीसिस्टर्नल का मतलब ये है कि एक स्ट्रक्चरल जीन से आपको एक से ज्यादा प्रोटीन्स मिल सकते हैं. शाबाश. लेकिन जहां तक यूकैरियोट्स का ताल्लुक है, अगर यूकैरियोट्स के जीन हम देखेंगे, सिस्ट्रॉन देखेंगे, यूकैरियोटिक जीन्स जो है, यूकैरियोटिक सिस्ट्रॉन जो है ये स्प्लिट होते हैं. यूकैरियोटिक जीन्स आर स्प्लिट जीन्स और दे आर इंटरप्टेड जीन्स. याद रखना, यूकैरियोट्स के जो जीन्स है या सिस्ट्रॉन है वो स्प्लिट जीन्स होते हैं, वो इंटरप्टेड जीन्स होते हैं. उसका मतलब क्या होता है, हमारे पास कोडिंग रीजन्स होते हैं. Those regions that code for a protein, this is a coding region that code for a protein. In between the two coding regions, there is a non-coding region. This region of the gene does not code for a functional protein or does not code for a protein. So हमारे पास जो coding regions एक जीन के अंदर यूकैरियोट्स में होते हैं, उन coding regions को हम बोलते हैं exons. जो इस सिस्ट्रॉन के अंदर, जो इस जीन के अंदर यूकैरियोट्स में नॉन कोडिंग रीजन है, उस नॉन कोडिंग रीजन को हम बोलते हैं इंट्रॉन. याद रखना, इंट्रॉन इज नॉन फंक्शनल, नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट इन द जीन ऑफ यूकैरियोट्स, while as the coding regions are called as exons. हमारे पास क्या होता है, जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में बंद होता है, हमारे पास एक आरएनए बनता है. उस आरएनए को हम बोलते हैं एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए. आगे हम डिस्कस करेंगे एचएनआरएनए कैसे बनता है, एचएनआरएनए क्या होता है. इस आरएनए की खास बात है, इसमें दो तरह के रीजन्स होते हैं. इसमें कोडिंग रीजन्स भी होते हैं. कोडिंग रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जो एक फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं.
आरएनए के अंदर वो रीजन्स है जिनसे हमारा प्रोटीन बनेगा, जिनसे हमारे अमीनो एसिड्स बनेंगे, अमीनो एसिड्स जुड़ के बाद में प्रोटीन्स बनेंगे। याद रखना, इस एचएनआरएनए के अंदर, इसी एचएनआरएनए के अंदर कुछ ऐसे इंटरप्टेड रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, दे डू नॉट फॉर्म, दस दे डू नॉट फॉर्म एनी प्रोटीन। उन इंटरप्टेड या सुप्लिट रीजन्स को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या होता है, जब ये जैसे ही यूकेरियोट्स में एचएनआरएनए बनता है जिसके अंदर आप कोडिंग रीजन्स है, नॉन कोडिंग रीजन्स है, जिसके अंदर आप एक्सॉन्स है, कोडिंग रीजन्स जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर आप इंट्रॉन्स है जिनको हम नॉन कोडिंग रीजन्स बोलते हैं। अब बिफोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनने से पहले हम क्या करते हैं, इस एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, यानी इसमें ये फालतू रीजन जो है, ये इंट्रॉन्स जो है, इनको दफा किया जाता है, इनको रिमूव किया जाता है और सिर्फ एक्सॉन्स को उसके अंदर रखा जाता है। यानी एक्सॉन्स, हम इंट्रॉन्स की रिमूवल करते हैं और एक्सॉन्स की ज्वाइनिंग करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो हमारे पास एक मैचर आरएनए बनता है, एचएनआरएनए से मैचर आरएनए बन गए। कैसे बन गए? जब हमने स्प्लाइसिंग की, स्प्लाइसिंग के दौरान हमने इंट्रॉन्स रिमूव किए, एक्सॉन्स को जोड़ दिया। तो एक्सॉन्स वो रीजन्स होते हैं, जीन के वो रीजन्स होते हैं या डीएनए के वो रीजन्स होते हैं जो मैचर आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन्स वो रीजन्स है जो मैचर आरएनए में प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इनको पहले ही उस आरएनए से दफा किया है। तो याद रखना है, मैंने आपको बताया जीन्स जो है, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स जो है, वी नो दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन ए जीन इन टर्म्स ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे जीन्स भी है जो राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए बनाते हैं। वो राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए बाद में प्रोटीन्स नहीं बनाते हैं। उनको भी हम, उन डीएनए रीजन्स को भी, उन डीएनए सीक्वेंसेस को भी हम कंसिडर करते हैं एज जीन्स। मैंने आपको बताया सिस्ट्रॉन टर्म यूज की सीमोर बेंजर ने, SEYMOUR, सीमोर बेंजर था एक साइंटिस्ट, उसने टर्म सिस्ट्रॉन का यूज किया। सिस्ट्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन है। सिस्ट्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन है। सिस्ट्रॉन का मतलब हो गया ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। हमारे पास यूकेरियोट्स जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है, एक यूकेरियोट्स में एक स्ट्रक्चरल जीन से आपको एक ही तरह का प्रोटीन मिलेगा, वाइल एज हमारे पास जो यूकेरियोटिक है वो पॉलीसिस्टर्नल है। उसका मतलब है एक स्ट्रक्चरल जीन को आपसे एक से ज्यादा ये जो है प्रोटीन यूकेरियोट्स में मिल सकते हैं। लेकिन हमने देखा यूकेरियोट्स में जो ये सिस्ट्रॉन है ये सुप्लिट जीन होता है। दिस अगेन कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन। Cistron in case of eukaryotes is suplet. It is interrupted. We are having coding regions and those coding regions are separated by non-coding regions. So this again complicates the definition of a gene. This also complicates the definition of a gene. What are these coding regions? The coding regions in case of eukaryotic genes, they are called as exons, and the non-coding regions are called as introns. Exons can be also defined as the regions of the gene that are present in the mature RNA. Introns are the regions of the gene that are not present in the mature RNA. मैंने आपको पहले ही बताया, उनको वहां से रिमूव किया जाता है, शाबाश। तो ये था अबाउट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड जीन। हमारे पास जो है 3 तरह के आरएनए होते हैं। एक हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है, एक हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है, एक हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होता है। 3 तरह के आरएनए हमारे पास होते हैं। याद रखना, वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, दोनों में हमारे पास 3 तरह के आरएनए हैं। आरएनए जो है ये 3 टाइप्स के हैं। हमारे पास है mRNA, दिस constitutes about 5% of total RNA, and then we are having ribosomal RNA. This constitutes about 80% of the total RNA, and then we are having transfer RNA. This constitutes about 15% of the total RNA. हमारे पास जो RNA है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो 3 तरह के, हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है और ट्रांसफर आरएनए है। याद रखना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर किसी सेल में 3 तरह के आरएनए मिलेंगे आपको, और तीनों तरह के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए,
वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. विदाउट एनी ऑफ दीज RNA, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, द प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रोटीन्स आर synthesized from RNA. So the process of translation cannot take place in absence of any of these types of RNA. So messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA, they are present in each and every cell of a living organism, whether it is a prokaryote or whether it is a eukaryote. So मैंने आपको बोला messenger RNA वो RNA है, इसको आप बोलते हैं टेम्पलेट RNA भी बोलते हैं इसको, टेम्पलेट RNA. मैंने कल भी आपको बताया टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कि वो स्ट्रैंड है जिससे हम RNA बनाते हैं. टेम्पलेट मैसेंजर RNA को हम टेम्पलेट RNA भी बोलते हैं क्योंकि इट इज दिस मैसेंजर RNA फ्रॉम विच वी सिंथेसाइज आवर प्रोटीन्स बिकॉज it has messages for synthesis of those proteins or synthesis of those amino acids later on form proteins. So remember messenger RNA का दूसरा नाम टेम्पलेट RNA है. ये वो RNA है जिसमें कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कोडेड मैसेजेस होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. मैंने आपको बताया सबसे कम सेल के अंदर जो RNA होता है वो मैसेंजर RNA होता है, लेकिन याद रखना इट इज द लॉन्गेस्ट RNA. Longest type of RNA in a cell is messenger RNA. Remember, there we are having ribosomal RNA. This is the most abundant type of RNA. This is the most abundant type of RNA in the present in the cell, and it performs two roles. One is it acts as a structural element. It is the structural component of ribosomes. Remember, if you say ribosomes, ribosome is the protein factory. It is the cell organelle that is responsible for the synthesis of proteins, and ribosomes are ribonucleoproteinaceous particles. Ribonucleo, एक राइबोसोम में राइबोन्यूक्लिक एसिड है, दूसरा उसके अंदर प्रोटीन्स है. जो RNA, एक मैंने बोला राइबोसोम, हर किसी राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम्स की अगर आप डेफिनेशन बोलेंगे, दीज आर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स, यानी दीज आर पार्टिकल्स मेड अप ऑफ RNA. Which RNA? That RNA is called as ribosomal RNA. So ribosomal RNA is structural component of ribosomes. Besides, it performs the catalytic role. It performs the role of enzymes during the process of translation, protein synthesis. जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, राइबोसोम जो है ये कैटालिस्ट्स का भी, राइबोसोमल RNA जो है ये कैटालिटिक रोल भी करता है, ये एज कैटालिस्ट काम करता है. याद रखना, तो जो ये राइबोसोमल RNA है, ये दिस इज द मोस्ट abundant टाइप ऑफ RNA. It acts as a structural component of ribosomes. It is present in the ribosomes. It is component of ribosomes. Second is it performs catalytic role during the process of translation or during the process of protein synthesis. Third type of RNA is transfer RNA, or this transfer RNA is also called as adapter RNA. इसका दूसरा नाम है adapter RNA. Adapter RNA जो है हमारे पास, ये अडाप्टर RNA है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अडाप्टर RNA इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाता है. एक तो ये mRNA मैसेंजर RNA पे जो कोडेड इंफॉर्मेशन होते हैं, मैसेंजर RNA जो हमारे पास है, मैसेंजर RNA पे कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, वो कोडेड इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं कोडान. ये मैसेज ट्रांसफर RNA जो है, ये अडाप्टर RNA जो है, ये क्या करता है, इट रीड्स कोडान्स. ये कोडान्स को रीड करता है. जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये ट्रांसफर RNA, अडाप्टर RNA कोडान्स को कैसे रीड करता है. याद रखना, इट रीड्स कोडान्स और उसी के अकॉर्डिंग एंड ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स फ्रॉम amino acid pool and brings amino acids from amino acid pool during the process of translation. याद रखना, तीनों RNA जो है बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. मैसेंजर RNA हैज कोडेड मैसेजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स.
Ribosomal RNA, it is the structural component of ribosomes, the protein factories, and besides it performs catalytic role during the process of translation. Then we are having transfer RNA. This transfer RNA is also called as adapter RNA, and this constitutes 15%. Second abundant type of RNA in a cell is transfer RNA. ये transfer RNA का काम क्या करते हैं? ये एक तरफ कोडेड इंफॉर्मेशन जो एमआरएनए के ऊपर है उसको रीड करता है. ट्रांसफर आरएनए रीड्स द कोडेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए. वन थिंग, what type of codon is that coded information is called as codon. What type of codon is present on mRNA? Accordingly, it brings amino acids from the amino acid pool so as to join them and and to lead the synthesis of proteins. तो फिर से मैं दोहराता हूं, in a cell we are having 3 types of RNA, whether it is a prokaryotic cell or whether it is a eukaryotic cell. And remember, all the 3 types of RNA are very essential for the synthesis of proteins. We are having messenger RNA, the least abundant type of RNA but the longest type of RNA. This mRNA is also called as template RNA. M stands for messenger RNA, R stands for ribosomal RNA, T stands for transfer RNA. Messenger RNA is also called as template RNA because it acts as a template for synthesis of proteins. It has coded information, it has coded messages for the synthesis of proteins. Ribosomal RNA acts as, it's the most abundant type of RNA. It acts as a structural component of ribosomes. Besides, it performs the catalytic role during the process of protein synthesis or during translation. Transfer RNA is also called as adapter RNA. It constitutes 15% of the total RNA present in the cell. Its function is to read the codons that are present on the mRNA. ये codons को read करता है जो mRNA के ऊपर present होते हैं. Once it reads the codons, then afterwards what it does, it brings amino acids accordingly as per the codons that are present on the mRNA. It brings amino acids from the amino acid pool and joins them to form the proteins during the process of translation. And the most important thing about the process of translation in case of eukaryotes, process of translation in case of eukaryotes is that a single type of RNA polymerase. Remember, the enzyme responsible for, the enzyme responsible for synthesis of RNA is known as या इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि ये डीएनए से आरएनए बनाता है. इसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट. बनाता है क्या है? आरएनए की पॉलीमराइजेशन करता है, तभी इसको बोलते हैं हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. और सिंपली इट इज आल्सो कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज और दिस इट इज आल्सो कॉल्ड एज RNAP. इसको आप बोलते हैं RNAP इज आरएनए पॉलीमरेज. शाबाश, याद रखना. द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज RNA polymerase. Since it synthesizes RNA from DNA, it is also called as DNA dependent RNA polymerase. Replication में मैंने आपको बोला जो मेन एंजाइम यूज होता है उसको मैंने नाम दिया वहां पे DNA dependent DNA polymerase, क्योंकि वो DNA से DNA बनाता है. DNA dependent DNA polymerase. But this RNA polymerase is called as DNA dependent RNA polymerase, क्योंकि ये DNA से RNA बनाता है, तभी इसको बोलते हैं हम DNA और इसका या सिंपली इसको आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, या इसको बोलते हैं आरएनएपी या इसको बोलते हैं आरएनए पॉल भी इसको बोलते हैं. RNAPOL इज पॉलीमरेज. आरएनए पॉल भी इसको बोलते हैं. शाबाश. जहां तक प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का ताल्लुक है, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, वेदर इट इज एमआरएनए, वेदर इट इज राइबोसोमल आरएनए और वेदर इट इज ट्रांसफर आरएनए, all types of RNA are synthesized by a single type of RNA polymerase. A single type of RNA polymerase, DNA dependent RNA polymerase, RNAP or RNA polymerase, is responsible for synthesis of all types of RNA in case of prokaryotes. So all types of RNA, whether it is mRNA, ribosomal RNA or transfer RNA, are synthesized by a single type of RNA polymerase in case of prokaryotes. Remember this. And this prokaryotic ribosome RNA polymerase has subunits. For example, हमारे पास जो ये prokaryotic RNA polymerase जो है
it has 5 different types of subunit. It has alpha 2 subunits of alpha, 1 subunit of beta, 1 subunit of beta prime, and another subunit of omega, and it is associated with sigma subunit initially. So it has 1, 2, 3, 4, 5 different types of subunits. In total, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 subunits. But these 6 subunits, they belong to 5 different types. Alpha 2, 1 type, second, third, fourth, and 5. So RNA polymerase has 5 subunits: alpha 2, beta, beta prime, omega, and sigma. Remember, if we are having RNA polymerase, that RNA polymerase is without this sigma subunit, then it is called as core enzyme. Remember, core enzyme, core RNA polymerase, core enzyme, या इसको हम बोलते हैं core RNA polymerase, core RNA polymerase, core RNA polymerase. Remember, the core RNA polymerase is responsible for is an RNA polymerase without sigma subunit. जब सिग्मा सब यूनिट हम आरएनए पॉलीमरेज से डिलीट करते हैं, ये बनता है कोर एंजाइम, या इसको हम बोलते हैं कोर आरएनए पॉलीमरेज. शाबाश. जब सारे सब यूनिट्स होते हैं, मींस जब सिग्मा सब यूनिट भी होता है, तब इसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम. देन दिस इज कंप्लीट एंजाइम, होलो एंजाइम, और होलो आरएनए पॉलीमरेज भी इसको हम बोलते हैं. याद रखना, प्रोकैरियोट्स में एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज जिसके 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स है, सब यूनिट्स है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सेंसेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, वेदर इट इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और it is ribosomal RNA. And this RNA polymerase, if it is without sigma subunit, then it is called as core RNA polymerase. And if a sigma subunit is present, then this is called as hollow enzyme, or then this is simply called as RNA polymerase. RNA polymerase. Shabash. And one thing is important, that RNA polymerase carries out initiation and termination of transcription by itself in association with some factors. Those factors are: sigma factor is meant for initiation, and we are having another factor. That factor is called as rho. It is like P, RHO, rho factor हम इसको बोलते हैं, या sigma factor इसको बोलते हैं. Sigma factor is meant for initiation of transcription, and rho factor is meant for termination of transcription. Remember, termination. मैंने आपको बताया आरएनए पॉलीमरेज अपने आप प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट भी करता है, अपने आप प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है टर्मिनेट भी करता है. हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन में जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, वो अपने आप डीएनए पॉलीमरेशन या डीएनए पॉलीमराइजेशन या रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं करता है. हमें वहां पे प्राइमर्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज, ये अपने आप प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट भी करता है, और अपने आप प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट भी करता है. लेकिन ये अपने आप असल में अपने आप नहीं करता है, ये एसोसिएट होता है, ये जुड़ता है कुछ फैक्टर्स के साथ. For example, this RNA polymerase, when gets associated with a factor, that factor is called as sigma factor or initiation factor. Then it carries out process of initiation. Once the process of initiation takes place, the sigma factor from the RNA polymerase dissociates. Now only core enzyme remains there. This core enzyme then carries out the process of transcription, or it carries out the chain elongation. It copies the template DNA strand. ये template DNA strand को copy करता है,
और दैट कॉपिंग इज अगेन बेस्ड अपॉन बेस पेयर कंप्लीमेंटेरिटी। वही रूल्स जो है कंप्लीमेंटेरिटी के रूल्स पे उसको ये कॉपी करते हैं। अगर गॉनिन टेम्पलेट स्ट्रैंड में है तो आरएनए में साइटोसिन लगाएगा, अगर साइटोसिन टेम्पलेट स्ट्रैंड में के अंदर है तो जो नए आरएनए के अंदर ये गॉनिन लगाएगा। अगर एडेनिन है टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर, यहां पे ये थाइमीन आरएनए के अंदर नहीं लगाएगा, थाइमीन के बदले ये यूरेसिल लगाएगा। तो ये जो है ये कॉपिंग करता है और दैट कॉपिंग इज अगेन बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी। मैंने आपको बोला आरएनए पॉलीमरेज अपने आप प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फैक्टर, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर। वन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, वन इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट्स, द सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट्स, क्योंकि उसका काम हो गया। सिग्मा फैक्टर का काम है सिर्फ टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन गेट्स इनिशिएटेड, द रोल ऑफ sigma factor is over. This sigma factor now dissociates and मैंने आपको बताया जब आप आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर रिमूव करेंगे आपके पास रहेगा कोर एंजाइम। दिस कोर एंजाइम कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, and when this core enzyme reaches to the termination sequence, reaches to the terminator, that is the termination sequence, the sequence that brings about transcriptional termination is called as terminator. That it's the DNA sequence that brings about the termination of transcription, this is called as terminator sequence. जब ये terminator तक पहुंचता है उस टाइम क्या होता है, इस कोर एंजाइम के साथ एक और फैक्टर जुड़ जाता है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या करता है, ये रो फैक्टर आरएनए को खींच लेता है, आरएनए को डिसोसिएट करता है और इस कोर एंजाइम को भी डिसोसिएट करता है। कहां से, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से। इस तरह हमारे पास जो है आरएनए पॉलीमरेज अलग होता है, डीएनए की ये जो आरएनए पॉलीमरेज अलग होता है और जो हमने डीएनए से आरएनए बनाया वो आरएनए भी अलग होता है। शाबाश। सो मैंने आपको बताया द आरएनए पॉलीमरेज कैरीज आउट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय इटसेल्फ इन एसोसिएशन विद सम फैक्टर्स। सिग्मा फैक्टर इन एसोसिएशन with the core enzymes brings about initiation of transcription, while as when this core RNA polymerase reaches up to the terminator sequence, then Rho factor gets associated with the core enzyme, and this Rho factor association dissociates the RNA and as well as the core enzyme from the template DNA strand. In this way we get RNA and this Rho factor. So the process of, if we see the process of transcription in prokaryotes, there are three important steps in the process of transcription. One is initiation. मैंने आपको बताया the process of initiation takes place with the help of sigma factor. This RNA polymerase along with sigma factor, it associates to the promoter sequence. Remember, this is promoter sequence. मैंने आपको कल बताया promoter sequence is the sequence on the template strand where our RNA polymerase gets associated, जहां पे हमारा RNA polymerase जुड़ जाता है। मैंने आपको बोला कि हमारा RNA polymerase along with sigma factor associates with this promoter sequence, और यहाँ पे क्या करते हैं, to start the process of transcriptional initiation or to start the process of transcription or to carry out the initiation of transcription. Not only this RNA polymerase associated with sigma factor carries out the initiation of transcription, but it also carries out loosening. It also carries out it separates the two strands of the template strand at the coding strand apart from one another. So once the initiation process is over, the core enzyme then carries out the process of elongation. During this elongation, ribose nucleotide triphosphates are used. मैंने आपको बोला replication में deoxyribose nucleotide triphosphates are used, but we are synthesizing now RNA. We cannot use DNTPs, but we have to use now RNTPs, ribose nucleotide triphosphates. So during the process of elongation, our RNA polymerase, our core RNA polymerase, it incorporates ribose nucleoside triphosphates into the RNA as per the sequence present on the template strand based upon the principle of complementarity. And during this process of elongation,
a long RNA molecule is synthesized, and a small part of this RNA molecule remains associated actually with our RNA polymerase, with our core enzyme. So once insertion takes place, sigma factor dissociate hota hai, then process of elongation begins. During this process of elongation, ribose nucleotide triphosphates are incorporated into the RNA molecule according to the sequence, as per the sequence of the template strand, based upon the principle of complementarity. Remember this point. And once this RNA polymerase reaches to the terminator, what happens then? The termination of transcription takes place. How this termination of transcription takes place? Once this RNA polymerase, our RNA polymerase, once it reaches to the terminator sequence, another factor that is called as Rho factor. It is like Rho factor associates with our core enzyme. Once this Rho factor associates with our core enzyme, this Rho factor carries out dissociation of RNA. This is the newly synthesized RNA. It carries out dissociation of RNA as well as carries out the dissociation of core RNA polymerase, the RNA polymerase that carries out, transcription process. It carries out dissociation of both RNA from the this template strand as well as dissociation of the enzyme. And one thing more is important, that the process of transcription जो है, transcription is coupled in process of transcription and translation जो है, translation is coupled process, coupled in prokaryotes. Remember, मैंने आपको बताया अभी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हो गई, साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट होता है. उसका मतलब यह है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज नो नीड ऑफ प्रोसेसिंग द आरएनए and the process of transcription and translation takes place in the same compartment of the cell because there is no nuclear membrane. In case of eukaryotes, the process of transcription takes place inside the nucleus. Once this process of transcription is over, then this HNRNA is processed to form messenger RNA, mature messenger RNA. This messenger RNA is then sent into the cytoplasm where ribosomes are present, where protein factories are present to carry out the process of translation. लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसी कहानी नहीं है. प्रोकैरियोट्स में once mRNA is synthesized, जैसे ही mRNA बनता है, मैंने आपको बताया अभी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता है, साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट होती है. सो इसीलिए व्हेन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, transcription and translation processes are coupled processes. It means that the process of transcription is not over, but simultaneously the process of translation has already begun on the synthesized RNA molecule. So these processes are coupled processes. And one thing is that in case of prokaryotes, there is no need of processing this mRNA को processing की जरूरत नहीं है. mRNA में कोई इंट्रॉन नहीं होते हैं, प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है. तो आपने याद रखा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोकैरियोट्स में एक ही एंजाइम करता है, उसको बोलते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. तीनों तरह के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, यही बनाता है. ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में 3 स्टेप्स में होता है. एक इंसेशन है, एक एलॉन्गेशन है, एक टर्मिनेशन है. इंसेशन करता है सिग्मा फैक्टर अलॉन्ग विद द कोर एंजाइम. यहां सिग्मा फैक्टर कैरीज आउट द इंसेशन. एलॉन्गेशन करता है कोर एंजाइम. फिर टर्मिनेशन करता है रो फैक्टर. मैंने आपको बताया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज अ कपल्ड प्रोसेस. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज अ कपल्ड प्रोसेस, मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट ओवर, but simultaneously the process of translation has already begun on that RNA molecule because there is no compartmentalization, there is no nuclear membrane, and there is no need of processing this messenger RNA. I hope that you have understood all the points which I have highlighted in this lecture. Thank you for watching this video lecture. Thank you one and all.